हेलो दोस्तों, यूपीएससी सीएससी 23 के एनालिसिस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको इस क्वेश्चन को देख के हंसी भी आएगी और इसके सोर्स को देख के हंसी आएगी और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको किस किस क्लास की एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। क्यों ऐसा होना चाहिए? स्तूप की संकल्पना और किसी की क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पे मूलतः बौद्ध एक एक्सट्रीम वर्ड है और यूपीएससी में एक्सट्रीम वर्ड हमेशा गलत होते हैं। दूसरा, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, तो रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स होते थे स्तूप। ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है। थर्ड स्टेटमेंट है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जहाँ पे हम शरीर के जो अवशेष रखते हैं उसे हम स्मारक बोलते हैं। जैसे शहीद स्मारक होते हैं, इस टाइप से उसको हम स्मारक बोलते हैं। तो 2 और 3 तो स्टेटमेंट सही है, मतलब इसका आंसर केवल 2 सही होगा। अब इसका हम सोर्स एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। तो 12th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका पार्ट 1 देखो आप। उसमें स्तूप पर बहुत बड़ा पूरा का पूरा पैराग्राफ में स्तूप पे पूरा दिया हुआ है कि स्तूप जो होता है ये सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, उसके पहले भी स्तूप होते थे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो इसका दूसरा मैं सोर्स डाल रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी है और 11th क्लास की जो आर्ट एंड कल्चर की जो फाइन आर्ट की बुक होती है उसका कटिंग मैंने डाला हुआ है। उसकी पहली लाइन ही दी है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्तूप होते थे वो रेलिक्स होते थे, मतलब वहाँ पे अवशेष रखे जाते थे। और इसका दूसरा पैराग्राफ देखो आप, स्तूप विहार और चैत्य जो हैं वो जैनों और बुद्धों दोनों से संबंधित थे। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि इसका जो सोर्स है 11th और 12th की एनसीईआरटी है। तो क्यों, मतलब यूपीएससी का इंटरेस्ट क्यों है एनसीईआरटी में? यहाँ से ही क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? मैंने पिछले 2 क्वेश्चन भी एनालिसिस जो किए हैं उसका भी सोर्स जो था वो एनसीईआरटी था। तो क्यों इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी इतनी? तो एनसीईआरटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट की बुक है सबसे पहली। दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी सफिशिएंट भी है। अगर आप हिस्ट्री के लिए अगर सोर्स ढूंढने जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई और बुक, अगर स्पेशल बुक ढूंढेंगे तो कोई नहीं मिलेगी। लेकिन जो 11th 12th की ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी है ये सफिशिएंट है हिस्ट्री के लिए, जिसमें आप एनसीईआरटी की 12th क्लास की 3 न्यू एनसीईआरटी देखो और 3 ओल्ड एनसीईआरटी देखो, जिसमें पहली आर.एस. शर्मा, फिर दूसरी सतीश चंद्र और तीसरी बिपिन चंद्र। ये 3 बुक्स तो सब कुछ है यहाँ पे आपको। तो आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी की, ना आपको 6th क्लास से 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको सिर्फ 11th और 12th की 6 एनसीईआरटी प्लस 11th की ओल्ड जो पहले ललित कला आर्ट एंड कल्चर के लिए आती थी, ये 7 बुक्स आपको पढ़नी है। अगर आपने ये 7 बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ ली और उनकी कंसाइज नोट बनाए, आपने एनालाइज करके नोट्स बनाए, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही पढ़िए, बहुत ही ध्यान से स्मार्ट स्टडी करिए। आपको हार्ड वर्क कम करना है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना है। तो देखिए, ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपको मेरा प्रयास और मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो बनाने का एप्रिशिएशन भी मिलता है। जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।